हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स की क्लास, जो कि आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए ओरिएंटेड क्लासेस चल रही हैं और इसी से आरओ की क्लास भी आपकी कराई गई थी। और ये जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, जो आपके घटना चक्र पूर्वालोकन की जो वॉल्यूम आते हैं 8 सब्जेक्ट के, उनके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कि इतनी मोटी मोटी किताबें होती है कि उसको पढ़ पाना और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया कि पूरी घटना चक्र के एक शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, जो मैक्सिमम 40, 45, 50, 60 पेजेस में कवर हो जाते हैं, जिसमें मोटी मोटी बुक आपकी केवल 60 पेज, 55 पेज, 50 पेज में कवर हो जाती है और उससे आप रिवीजन भी कर लेते हैं आसानी से। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस सारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस को फॉलो किया, नोट्स को फॉलो किया, तो उनको बेनिफिट ये मिला कि दोस्तों इसी शॉर्ट नोट से आरओ एग्जाम जो 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ, हालांकि जो पेपर लीक भी हो गया था, तो उसमें लगभग 55 से अधिक प्रश्न मिले हैं और जिसकी प्रमाणित वीडियो मैंने खुद अपने चैनल पे डाली है विद प्रूफ के साथ कि कौन कौन से शॉर्ट नोट्स में कहां से वो प्रश्न पूछे गए, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत रामबाण सीरीज रहेगी। तो इसके बारे में पूरी डिटेल अगर आपको लेनी है तो आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से पूरी डिटेल लेकर इसको आप बाई कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को सेव कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रस्टेबल नहीं है, तो पहले आप आरओ में जो आए हुए 55 प्लस प्रश्न है उसकी मैंने वीडियो डाली है चैनल पे परसों ही, आप उसे जाके जरूर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने प्रूफ के साथ मैं वो चीजें बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज फॉलो कर लेना, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर हम लोग अब कल से टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने अपडेट अभी 1 घंटे पहले ही अपने इसी प्लेटफॉर्म पर दी है। और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, अब अबाउट यूपीएससी उसका नाम रखा गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पीटी 365 और मेंस की आंसर राइटिंग के साथ हर एक टेस्ट पेपर को वहां पे सॉल्व किया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने विश्व की नदियों के बारे में पढ़ना शुरू करना था, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ नदियां हैं और ये कहाँ जाकर मिलती हैं, यानी ये इनके जो मुहाने वाले बिंदु हैं, उद्गम स्थल नहीं पूछ रहा है, मुहाने पूछ रहा है कि कहाँ पर ये जाकर मिलती हैं। तो जैसे मेकोंग नदी की बात करेंगे, एशिया की इसे गंगा भी कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ी नदी है और लगभग 6 देशों से होकर गुजरती है, जो कि चाइना से निकलती है और म्यांमार से होते हुए आपके लाओस, वियतनाम से होते हुए ये जाती है दक्षिण चीन सागर में। तो दक्षिण चीन सागर में ये गिर जाती है और 6 देशों से होकर ये गुजरती है। आगे देखते हैं, ये टेम्स नदी के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी सागर में गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। वोल्गा नदी की बात करेंगे तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कि रसिया से निकलती है। और जाम्बेजी नदी की बात करेंगे तो हिंद महासागर में गिरती है और जाम्बेजी नदी पर ही आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, जो आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखते हैं, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी जो नदी होती है वो अमेजन नदी होती है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी मिलेगी। अब दो बातें आती है यहाँ पे, आप कहोगे सर अमेजन भी है नील भी है, आप दोनों कंफ्यूज कर रहे हो। तो देखो, जब अगर उसकी लेंथ पूछी जाएगी ना, वो कितने किलोमीटर लंबी है, जैसे हमारी गंगा नदी 2525 किलोमीटर मानी जाती है, मतलब 2500 किलोमीटर में मान के चल रहा हूं, तो उसी तरीके से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि इसमें कितनी अधिक नदियों का समावेश है, इसमें कितना अधिक पानी है, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी मानी जाती है। और अमेजन नदी का जो बेसिन होता है ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में विस्तृत है। यानी आप देखोगे लगभग 7 से 8 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। वहीं कांगो या जायरे नदी जो है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरीके से अगर हम भारत की माही नदी की बात करेंगे तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीका के पास देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में साउथ में, तो वहां पे एक लिम्पोपो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों ही बातें याद रखना। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां, उनका क्रम बताया जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी लंबी नदी होती है वो होती है नील नदी, जो कि अफ्रीका में मिलती है, मिस्र के मुहाने पर निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, लाल सागर के पास से। दूसरी आती है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में होती है और ये साउथ अटलांटिक, मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर यांगजी नदी की बात करेंगे, चीन में होती है। फिर चौथे नंबर पर मिसिसिपी और मिसौरी नदी की बात करेंगे तो यूएसए में होती है। और पांचवी आती है येनिसी, जो कि अंगारा, सिलंग, इस तरीके से होती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, तो अमेजन ही तो सबसे बड़ी नदी है, जो कि विश्व में ही दूसरे नंबर पे है, तो दक्षिण अमेरिका की तो बड़ी हो जाएगी। नील नदी
जो है नीली नील मतलब कि जो ब्लू नील नदी है, और जो ताना झील इथोपिया से निकलती है और ये श्वेत नील नदी में जाके मिल जाती है, जिसके बाद ये नील नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और ये विक्टोरिया झील से मिलती है, और दोनों ही खार्तुम सूडान में मिलती हैं, और नील नदी का निर्माण होता है और ये नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। वो ये पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ताना झील है, कौन सी झील है, ध्यान देना कि ताना झील है, ताना झील, और यहां से निकल रही है आपकी ब्लू नील। ठीक है, ब्लू नील नदी निकल रही है, ब्लू नील नदी, और यहाँ पे आप देखोगे कि एक विक्टोरिया झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील, यहां से आपकी निकल रही है व्हाइट नील नदी, WN, और ये खार्तुम के पास आके सूडान की जो राजधानी है, इस पॉइंट पर ये बन जाती है नील नदी, ओनली नील नदी, और यहीं से होकर ये मिस्र के तट पे चली जाती है। तो ब्लू नील और व्हाइट नील मिलकर ही आपस में नील नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे देख लेते हैं। मिस्र में नील नदी को उपहार माना जाता है। किसका माना जाता है, तो मिस्र में जो है कि नील नदी को उपहार माना जाता है, और वह सहारा मरुस्थल में एक खालिस्तान यानी कि मरुद्यान है। आगे बात करें कि आमूर हो गया, लीना हो गया, ओब हो गया, ये सभी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपको कहां मिलेंगी, ये रसिया में मिल जाएंगी। जबकि साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए दक्षिण से प्रवाहित होकर अंडमान सागर में गिरती है। इरावदी नदी, साल्विन नदी, ये दोनों महत्वपूर्ण नदियां म्यांमार की, लेकिन आमूर, लीना, ओब, ये सभी रसिया में आपको देखने को मिलेंगी। आगे बात करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए पूर्वी चीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर में गिर जाती है। सर दरिया और आमू दरिया के मध्य एशिया के अलग अलग दो पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। इट मीन्स कि ये जो ईरान इराक से होकर आती हैं, आमू दरिया और सिर दरिया, ये दोनों ही नदियां आपके बाहर कहाँ आके मिलती हैं, अरल सागर में। और अरल सागर मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सीमा साझा करता है। इसी तरीके से हम नीपर नदी की बात करेंगे, जिसको डी से लिखा जाता है। ठीक है, डी जो है कि साइलेंट है, और नीपर नदी पे मतलब इसको कहते हैं। तो यह मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में गिरती है, यानी कि ब्लैक सी में गिर जाती है। तो नीपर नदी कहाँ की है, ये रूस की नदी है। वहीं डेन्यूब नदी की बात करेंगे, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल जर्मनी से होते हुए और ये गिरती है ब्लैक सी में, यानी कि काला सागर में। वोल्गा नदी की बात करेंगे तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। अब यहाँ पे कुछ नदियां हैं और ये प्रवाहित होती है या गिरती है, कहाँ पे गिरती है, तो जैसे लीना नदी अगर हम बात करें, ये रूस की है और ये आर्कटिक सागर में गिरती है। इट मीन्स की नॉर्थ साइड में गिरती है। हालांकि ये सभी चीजें मैं आपको अब 1 से 2 दिन की और समय का वेट है आपके लिए। मैं इसको मैपिंग शुरू करने वाला हूं, अभी उसकी प्लानिंग पूरी कर रहा हूं कि कैसे शुरू करूं। तो मैपिंग पे जो है कि मैं काम कर रहा हूं और जल्दी से आपको मैपिंग की क्लास देखने को मिल जाएगी। आमूर नदी की बात करें तो रूस और चाइना समेत प्रशांत महासागर जो कि कतर की खाड़ी होती है वहां पर गिरती है। टिग्रिस की बात करेंगे तो तुर्की, सीरिया, इराक, इसमें फारस की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी जो कि MP, राजस्थान, गुजरात से होकर अरब सागर में गिर जाती है। फिर आगे देखते हैं, जो स्विट्जरलैंड में अगर आप देखोगे तो आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली एक राइन नदी होती है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, नॉर्थ सी में मिलती है। और नाइजर नदी की बात करेंगे तो नाइजर नदी आपके पश्चिम अफ्रीका में स्थित फोटा जलौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, गिनी की खाड़ी में। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान देना, मैंने बताया था ना कि जिस प्रकार से माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसी तरीके से अफ्रीका से लिम्पोपो नदी निकलती है, वो मकर को 2 बार काटती है। वह देश जो अरिय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता वो होता है श्रीलंका। यहाँ पे महावेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है और यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि खुद बंगाल की खाड़ी में मोती के रूप में लटका हुआ है श्रीलंका। तो इससे जो भी नदी निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। अब देखिए, नीपर नदी की बात करेंगे तो यूक्रेन, पो नदी की बात करेंगे तो इटली, राइन नदी की बात करेंगे जर्मनी, रोन नदी की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड से, और ये भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है रोन नदी। मेकांग नदी की बात करें अगर हम, तो अब यहां पर आप देखोगे कि मेकांग नदी तिब्बत पठार से उद्गमित होकर चीन में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया, वियतनाम में प्रवाहित होते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो ये मेकांग नदी जो है आपके 6 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग वाले बेस्ड प्रश्न होते हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, बस इनको आपको कुछ नहीं करना, बस याद करना है, क्योंकि यूपी PCS में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछेंगे जैसे इन्होंने RO में पूछा था। और मैपिंग मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। तो हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है, यानी कि जो हिमानी झील इटास्का है वहां से मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियां हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी नदियां मानी जाती है। तो मिसिसिपी वहां से निकलती है और ये कहाँ पे गिरती है, तो ये आपके मैक्सिको की खाड़ी में आके नीचे गिरती है, यानी कि मैक्सिको के पास जाके गिरती है।
है। फिर आगे देख लेते हैं कि ओहियो, अरकानसास, रेड स्विस, मिसिसिपी की ये सभी सहायक नदियां हैं और मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिशिगन झील उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक है और एकमात्र पूर्णतः यूएसए में। जैसे 5 झीलें होती है ना, जिसमें हम लोग सुपीरियर झील की बात करेंगे, ईरी की बात करेंगे, ओंटारियो की, मिशिगन की, ह्यूरॉन की, तो ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं दोस्तों, ये स्पेशली कहाँ जाके गिरती हैं, मतलब कि अमेरिका में होती हैं और इसमें से एक ऐसी नदी है, झील कह सकते हैं, जो पूरी तरीके से यूएसए में है, उसका नाम है आपका मिशिगन। बाकी जो 4 झील है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा भी बनता है मैक्सिको की खाड़ी में। अब आते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर, और ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अब आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी कल से देखने को मिलेगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों की बात करेंगे। तो नदी और शहर, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत अल अरब, ये आपका बसरा जो इराक है इस नदी के किनारे स्थित है। और पराग्वे नदी पर आपका असंसियस मिलेगा जो कि पराग्वे की राजधानी है। नाइजर नदी पर आपको नियामी देखने को मिलेगी जो कि नाइजर की राजधानी है। और डेन्यूब की बात करेंगे तो ये वियना होगी जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी पर स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर है। ये कई बार पूछा गया चाओ फ्राया नदी को, ठीक है, चाओ फ्राया नदी को पूछा गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे की राजधानी किंशासा कांगो जायरे नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यही प्रश्न आपके आरओ में पूछा गया था कि जो किंशासा है वो किसकी राजधानी है। युगांडा की राजधानी पूछी गई थी, रवांडा की पूछी गई थी, किगाली। ये सभी चीजें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी लगा रखी थी, लिख रखी थी, सारी राजधानियां जगह जगह पे। खार्तुम पूछा गया था जो सूडान की राजधानी थी। खार्तुम नील नदी पर स्थित है दोस्तों। न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो हडसन नदी पर स्थित है। बर्लिन की बात करेंगे तो स्प्री नदी पर, ये कई बार पूछा जाता है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी। और पेरिस की बात करेंगे तो सीन नदी, ये दोनों ज्यादातर पूछी जाती है। वॉशिंगटन डीसी की बात करेंगे जो कि यूएसए की राजधानी है, तो ये पोटोमैक नदी पर स्थित है। मैड्रिड की बात करेंगे स्पेन की राजधानी, तो मेंजरनेस की हो जाएगी। लाहौर की बात करेंगे तो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया। और देखते हैं रोम की बात करें, इटली का जो शहर है रोम, वो टाइबर नदी पर स्थित है। न्यूयॉर्क की बात करें हडसन नदी पर, वियना डेन्यूब नदी पर है। बॉन जर्मनी राइन नदी पर स्थित है। और काहिरा या कैरो जो मिस्र की राजधानी है ये नील नदी पर स्थित है। पर्थ की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ये स्वान नदी पर है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी डेन्यूब नदी पर है। हैम्बर्ग एल्ब नदी पर है। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है ये नीपर नदी पर स्थित है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है डेन्यूब नदी पर। और ब्रातिस्लावा ये आपकी डेन्यूब नदी पर है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी और प्रमुख जो है कि शहर है। उसी तरीके से आप देखोगे हुआंगपू नदी संघाई के आंतरिक भाग से होकर प्रवाहित होती है और संघाई यांगटीसी या चांगजियांग नदी के मुहाने पर अवस्थित है। यानी कि जो संघाई है वो कहाँ पे, यांगटीसी नदी कह सकते हैं, जिंगजियांग नदी जो होती है उसके तट पर स्थित है। फिर यहाँ पे कुछ नगर है और यहाँ पे नदी है, जैसे बैंकॉक थाईलैंड के अंतर्गत, ये मिनाम चायो फ्राया नदी पर है। नोम पेन जो कि कंबोडिया की राजधानी मेकांग नदी पर है। हनोई वियतनाम की राजधानी लाल नदी यानी रेड रिवर भी कहते हैं इसको। यांगून जो कि म्यांमार की राजधानी ये इरावदी नदी पर स्थित है। फिर आते हैं टिग्रिस की बात करेंगे, तो टिग्रिस आपकी इराक के मतलब टिग्रिस पे जो इराक है। वर्षा की बात करेंगे तो विस्चुला हो जाएगा। लिस्बन की बात करेंगे तो टॉगस नदी। एंटवर्प की बात करेंगे तो सेल्ट नदी और बेल्जियम के अंतर्गत। रॉटरडम की बात करेंगे तो नीदरलैंड जो कि राइन नदी। और ये भी प्रश्न देखिए राइन नदी के बारे में जो बनाए गए थे 2 स्टेटमेंट आरओ के एग्जाम्स में, तो उसमें दूसरा क्या था कि राइन नदी के तट पे रॉटरडम है कि नहीं है और जर्मनी से निकलती है कि नहीं, यानी कि जर्मनी की जो औद्योगिक शहरों का विकास है। तो हमने राइन नदी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां पे डिटेल से। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मिला के आरओ में एग्जाम बना दिया गया। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इस शॉर्ट नोट्स में। नदियों द्वारा निर्मित कुछ स्थल स्वरूप होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर चट्टाने, ज्वार भाटा, ध्यान देना क्योंकि नदियों के द्वारा ही तो डेल्टा का निर्माण होता है, जहां पर चट्टाने, ज्वार भाटा और तेज हवाएं होती हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया जाता है, या गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, या फिर सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाला एक डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी की एक सहायक नदी होती है जिसका नाम होता है मिसौरी, जो कि सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। ग्रैंड कैनियन की बात करेंगे तो ये यूएसए के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, यानी कि जॉर्ज है, यानी कि कह सकते हैं गॉर्ज टाइप का है। फिर आगे देखते हैं चिपसानी।
या चिसा पानी जो गार्ज होता है ये नेपाल में स्थित है और इसका निर्माण कर्नाली नदी के द्वारा किया जाता है। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कई बार। द्वीप की बात कर लेते हैं अगर हम आइलैंड की, तो जो फरो है, फरो द्वीप यानी कि फरोर आइलैंड भी कहते हैं, इसे सीप द्वीप भी कहा जाता है। द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम क्रम बात करें तो न्यूजीलैंड भी जो है कि दक्षिणी द्वीप, जावा, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप और न्यू फाउंडलैंड, इस तरीके से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप हो जाता है। हालांकि ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। देखिए डेनमार्क पे उस पर शासन होता है, डेनमार्क उस पर रेगुलेट करता है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो न्यू गिनी होता है, इंडोनेशिया प्लस पापुआ को मिला के होता है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप होता है बोर्नियो होता है, जिसमें इंडोनेशिया भी आता है, मलेशिया भी आता है। बोर्नियो मतलब ब्रुनेई, यानी कि जो बोर्नियो द्वीप है, आइलैंड है, उस पर 3 देशों का शासन होता है। कुछ हिस्सा इंडोनेशिया के अंतर्गत है, कुछ हिस्सा मलेशिया में और कुछ हिस्सा बोर्नियो के अंतर्गत है। फिर चौथे की बात करेंगे तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा मेडागास्कर द्वीप है। तो 4 द्वीपों की अगर मैं बात करूं क्रम वाइज, तो सबसे पहले आपने पढ़ा ग्रीनलैंड को दोस्तों, दूसरा आपने पढ़ा न्यू गिनी को, तीसरा आपने पढ़ा बोर्नियो द्वीप को और चौथा आपने पढ़ा मेडागास्कर द्वीप को। तो ये चारों जो है कि क्षेत्रफल के आधार पर क्रम से मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर तक इसकी है। कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? जैसे बोर्नियो की बात करें, इस पे इंडोनेशिया का भी रेगुलेशन है और मलेशिया का भी है और ब्रुनेई का भी। इसका निर्माण एक ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर की जोन में आता है, जो कि पैसिफिक ओशियन की सबसे प्रमुख विशेषता है। जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब का निर्माण ही ज्वालामुखी द्वीप के माध्यम से हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बोर्नियो द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर अभी तो मैंने पढ़ा कुछ और, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा था कि सबसे पहले ग्रीनलैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि न्यू गिनी आएगा, फिर बोर्नियो आएगा, फिर उसके बाद आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन दिया, 4th वाला ऑप्शन दिया, इसके बाद 5 और इसके बाद 6। 1 और 2 जो नहीं दिया तो मैंने बता दिया कि 1 पे ग्रीनलैंड होगा और 2nd पे न्यू गिनी द्वीप होगा। इसी तरीके से इंडोनेशिया का जो कालीमंतन क्षेत्र है ये बोर्नियो द्वीप का अंग है। तो कालीमंतन कहाँ पे होता है? बोर्नियो के अंतर्गत। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप होता है कहाँ पे? हिंद महासागर में, लेकिन पूरे विश्व में ये 4थे नंबर पर आता है। फिर आगे बात करें, मेलेनेशिया ओनेशिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम के अराफुरा सागर तक स्थित है। कहाँ पे? अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है। इस क्षेत्र के प्रमुख जो द्वीप हैं जैसे न्यू गिनी मिलेगा, बिस्मार्क द्वीप समूह मिलेगा, वनुआतु मिलेगा, सोलोमन मिलेंगे, फिजी मिलेंगे, न्यू कैलिडोनिया, ये सभी प्रमुख द्वीप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डियागो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है जो हिंद महासागर में स्थित है, और इस डियागो गार्सिया पे सबसे अधिक प्रभाव किसका? यूएसए का है। यूएसए के कब्जे में एक तरीके से ये काम कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, सुइर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जल डमरू मध्य तक दूरी जो है कि इसकी 5000 मील है, जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये मतलब कोई यूजलेस मतलब ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम बात करते हैं फिजी की, तो फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वनुआतु के पूर्व में, टोंगो के पश्चिम में तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो फिजी है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस ये द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है और यह इक्वाडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? गैलापागोस इक्वाडोर का हिस्सा है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों के अंतर्गत पाया जाता है और इसका कई बार होता है कि क्रम से पूछा जाता है नॉर्थ से साउथ। जैसे जापान कुछ इस तरीके से डेवलप है, इस तरीके से। तो सबसे ऊपर वाला होक्काइडो होता है, फिर दूसरा होन्शु होता है, फिर तीसरा शिकोकू होता है और चौथा क्यूशु होता है। ये होता है नॉर्थ वाला हिस्सा, ये होता है साउथ वाला हिस्सा। तो इसका क्रम कई बार पहले पूछा जाता था। हालांकि पिछली बार जो है कि या उससे पिछली बार आपका इंडोनेशिया के पार्ट को पूछ लिया गया, वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया, जिसमें जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ब्रुनेई ये वाली चीजों को। तो यहाँ पे जापान का आप देखिए सबसे ऊपर होक्काइडो आएगा, फिर होन्शु आएगा, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। ये होता है नॉर्थ टू साउथ। जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा होता है? होन्शु द्वीप होता है। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और 1999 में ये पुर्तगाल ने चीन को सौंप दिया था। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है और यह स्पेन का एक स्वायत्त प्रभाग भी माना जाता है। माजुली द्वीप की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपी तंत्र है, क्योंकि जितने भी आप आइलैंड देख रहे हैं या जितने भी आइलैंड आप सुन रहे हैं ये सभी कहीं ना कहीं महासागरों में, समुद्रों में स्थित है, लेकिन कोई भी आइलैंड इतना बड़ा नहीं है जो नदी द्वीप में हो। लेकिन हमारे भारत में आसाम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में माजुली द्वीप देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है पूरे विश्व का।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये किसी भी लैंड के साथ जो है कि जुड़ा हुआ नहीं है। फिर उसी तरीके से ग्रेनाडा जो होता है ये अवस्थित है कहाँ पे, कैरिबियन सी में। कैरिबियन सी में जो कि एक मसाला द्वीप है, स्पाइस आइलैंड के नाम से भी ये जाना जाता है। ग्रेनाडा अवस्थित है और ये कैरिबियन सी का मतलब हो गया जहाँ पे वेस्ट इंडीज, क्यूबा, घाना ये सारी जो है कि सिटीज मिलेंगी। कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो सेंट मार्टिन द्वीप होता है जो कि अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर में अवस्थित रहता है, सारगैसों के नीचे होता है ये। सकोत्रा द्वीप की बात करेंगे अगर हम, तो सकोत्रा द्वीप की बात करेंगे तो हिंद महासागर में के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी के पास ही अवस्थित है, यानी कि अरब प्रायद्वीप के पास। और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित भी किया गया है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम में पूर्व दिशा की ओर आने वाला जो द्वीप है, जैसे सुमात्रा, जावा, बाली, लैम्बोर्ग, यही प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था। जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है ये आपका सामान्यतः वेस्ट टू ईस्ट अगर आप जाओगे तो कैसे चलोगे, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे सुमात्रा मिलेगा, सेकंड नंबर पे जावा मिलेगा, थर्ड नंबर पे बाली मिलेगा और फोर्थ नंबर पे लोम्बेक मिलेगा। तो यही आपका यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया था प्रश्न। फिर आगे देखते हैं मडीरा, या मदिरा भी कह सकते हैं। मडीरा पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एंगुइला मोन्सेराटो कैरिबियन सागर में अवस्थित है और ये एक ब्रिटिश समुद्र पारी क्षेत्र है जिसपे ब्रिटिश का रेगुलेशन चलता है। टोंगा की बात करेंगे, तवालू की बात करेंगे, ताहिती की बात करेंगे, पोलिनेशिया द्वीप समूह के ये भाग माने जाते हैं। जबकि टीनियन द्वीप की बात करेंगे तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। पोलिनेशियन सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र को कह देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम झील और जलप्रपात की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं आपको आरओ का बिल्कुल वही प्रश्न दिखाऊंगा विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में, जो एज इट इज बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिला था आरओ के एग्जाम में। और आप देखोगे कि कैसे इस शॉर्ट नोट से लगातार सीधे शब्द से शब्द मिलाकर ही पूरा का पूरा प्रश्न आ जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो पश्चिम अफ्रीका के माली स्थित लेक फॉगविन सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो ये जो पश्चिम अफ्रीका के जो माली नाम का देश है, इसमें एक लेक थी, झील थी फॉगविन, ये सूखकर पूरी तरीके से मरुस्थल में बदल गई है। अब यहाँ पे झील की बात करेंगे वो किस देश में, जैसे बल्कास या बाल्कास झील कजाकिस्तान में आती है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू की सीमा पर है। ईरी झील की बात करेंगे यूएसए कनाडा के अंतर्गत है। बैकाल झील की बात करेंगे तो रूस की है और ये विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है बैकाल। फिर यहाँ देखें नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, जो कि नियाग्रा नदी पर ही स्थित है। टंजनाइका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, जबकि सबसे गहरी झील कौन सी है, पहले नंबर पे बैकाल है। ग्रेट लेक्स की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का एक समूह है और इसमें शामिल होती है ग्रेट लेक्स में 5 झीलें, जैसे सुपीरियर सबसे पहले, फिर मिशिगन मिलेगा, फिर ह्यूरॉन होगी, फिर ईरी होगी और फिर ओंटारियो। ये जो क्रम है आपका, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपको मिलेगी सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। ओंटारियो आपके नॉर्थ अटलांटिक में जाके खुलती है, जो कनाडा की तरफ से होती है। मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए के अंतर्गत स्थित है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। ये ग्रेट बियर जो झील है ये आपके कनाडा में स्थित है, विक्टोरिया आपके अफ्रीका में है, सुपीरियर आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, बैकाल आपकी रूस में है। तो गहराई के नाम पे अगर हम बात करेंगे तो बैकाल सबसे गहरी झील मानी जाती है, ठीक है। लेकिन और दूसरे नंबर पे तंजनाइका झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल यानी कि चौड़ाई के आधार पर बात करें तो सुपीरियर नंबर 1 होगी, फिर विक्टोरिया सेकंड, बैकाल थर्ड और ग्रेट बियर फोर्थ नंबर पे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील होती है वो सुपीरियर झील होती है, ताजे पानी की, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे स्थित है। बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है और ये एक नेचुरल झील है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित है, यानी जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण झील है। फिर वहीं पे डेड सी की बात करेंगे तो मृत सागर की बात करेंगे, जो कि इजराइल, वेस्ट बैंक, इजराइल का जो कब्जा है जिसपे, और फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो मैंने आपको कल बताया था लवणता वाले चैप्टर में कि सबसे अधिक लवणता आपको वॉन झील की मिलेगी, फिर सेकंड नंबर पे डेड सी यानी मृत सागर की मिलती है। तो वो मृत सागर जो है आपका, वो किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो इजराइल से करता है। वेस्ट बैंक जो कि इजराइल का ही कब्जा, फिलिस्तीन का एरिया है वो, और दूसरा जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन झील मानी जाती है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पे।
अब यहाँ पे आप देखोगे अंगुली यूनुमा झील जो होती है, यानी जिसको हम फिंगर लेक भी कहते हैं, अंगुली नुमा जो झील होती है, ये छोटी छोटी झीलों की एक श्रृंखला होती है जो आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। फिर आगे देखिए, झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? झीलों का बगीचा फिनलैंड को। और यहाँ पे आप देखोगे बॉइलिंग झील एक डोमिनिकन रिपब्लिक में है। सिचुआन झील आपके 5 फ्लावर झील के नाम से भी जानी जाती है। रेड लैगून की बात करेंगे तो ये बोलीविया में मिलती है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा की है। उर्मिया झील आपके ईरान की है। रेंडियर झील आपकी कनाडा की है। अथबास्का झील आपकी कनाडा की है। और अभी आपने एक ग्रेट बियर लेक भी पढ़ी थी, वो भी कनाडा की ही झील है। ये सारी झीलें मैं आपको मैपिंग में बहुत अच्छे से कराऊंगा, बस आप एक दिन का और वेट कर लो, फिर आपको मैपिंग शुरू कर दी जाएगी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात सॉल्टो एंजल और एंजल जलप्रपात होते हैं जो कि वेनेजुएला में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान देना दोस्तों, यही सेम टू सेम पूरी लाइन टू लाइन ये 2 स्टेटमेंट बना के आरओ एग्जाम्स में आया हुआ था। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है आपका कि विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर स्थित है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि क्या ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो दूसरा सही था, पहला गलत था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की सीमा पर। तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से शॉर्ट नोट से सीधे लाइन टू लाइन उठा लिए गए थे। अब बताइए, अगर जिस भी व्यक्ति ने इस शॉर्ट नोट्स को परचेस करके इसकी स्टडी की थी तो उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गलत होता। और मैं ऐसे ही नहीं, 55+ ऐसे प्रश्न थे दोस्तों जो सीधे फंस गए बिल्कुल लाइन टू लाइन। फिर आगे देखते हैं, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित यानी कि रिफ्ट वैली में स्थित है। क्रोएशिया की प्लिटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल भी थी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में मिलेगा। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील है। नौगम्य का मतलब होता है जहां पे हम नौका वाहन चलाते हैं, यानी नाव वगैरह चलाते हैं टूरिस्ट के रूप में, वो तो हर जगह होता है। लेकिन जो टिटिकाका झील है बोलीविया और पेरू की सीमा पर, ये समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है पूरे विश्व में। और विश्व की सबसे गहरी झील जो होती है वो होती है आपकी बैकाल, और दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील होती है टंगनिका या तंजनाइका झील अफ्रीका महाद्वीप में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मलावी की बात करेंगे तो मलावी झील भी आपकी अफ्रीका में ही है और टंगनिका भी आपकी अफ्रीका में है। फिर यहाँ पे बात करेंगे अरल सागर की। ये मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित होता जा रहा, अर्थात लगभग सूख सा ही गया है, और ये मुख्य रूप से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब यहां पर हम चलते हैं, कुछ जल संधियां होती हैं जल डमरू मध्य। तो पहले हम बात करेंगे जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना, जल डमरू मध्य उसे कहते हैं जहां पर 2 स्थल खंडों को अलग किया जाता है और 2 वाटर बॉडीज को मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं, आपने बेरिंग जल संधि को सुना होगा, जो आपके आर्कटिक ओशियन को, ध्यान देना, इस आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से मिलान करता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से जो है कि मिलान करता है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। इससे जो पानी है ये आर्कटिक ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन को मिलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ किस स्थल खंड को अलग करता है, तो आप देखोगे यूएसए का एक अलास्का वाला पार्ट है, और यहाँ पे आपका जो है कि रसिया का एक पार्ट है, जो मैं रूस लिख देता हूँ बस यहाँ पे। तो इसको अलग कर रहा है, तो स्थल खंड को तो अलग करता है और वाटर बॉडीज को मिलाता है। ऐसी चीजों को हम जल डमरू मध्य या जल संधि भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आती है मलक्का जल संधि की बात करें तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग कर देती है। इट मींस कि वाटर बॉडीज नहीं बल्कि लैंड को अलग कर रही है, जबकि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ देती है। यानी वाटर बॉडीज को तो इसने जोड़ दिया, लेकिन जो स्थल खंड थे उनको अलग कर दिया। तो ये होती है बात इसकी मलक्का जल संधि। और इसकी आगे बात करते हैं कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है सियाम खाड़ी के पास। फिर इसी तरीके से यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जो जल संधि होती है उसको हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। हालांकि जिब्राल्टर जल संधि जो पुर्तगाल के नीचे से होकर जाती है, और इसे हम भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में भी जानते हैं कि भूमध्य सागर की चाबी। अगर आप नॉर्थ अटलांटिक से प्रवेश करते हुए जिब्राल्टर जल संधि में आते हो और वहां से आप भूमध्य सागर में एंट्री कर सकते हो, जो स्पेन के नीचे से होकर निकलता है, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में से होकर जाती है। हॉर्मुज जल संधि की बात करेंगे तो ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। अगर मैं बात करूं हॉर्मुज जल संधि की, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो फारस की खाड़ी है ओमान के पास और ओमान की खाड़ी से अलग होती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। ये वही बेरिंग जल डमरू मध्य, एशिया मतलब रसिया का पार्ट हो गया और उत्तरी अमेरिका का मतलब अलास्का, इनको अलग करता है।
जबकि आपका आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ता है। और इसी तरीके से मैं आपको कनेक्टिविटी के साथ पूरी मैपिंग कराने वाला हूं वर्ल्ड के स्तर पे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। फिर आगे देखते हैं किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक होता है। तो स्वेज नहर का सबसे इंपॉर्टेंस होती है इसकी। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों में से ये एक है और इसके बनने से एशिया और यूरोप के बीच दूरी काफी कम हो गई। जो कि पहले क्या होता था कि यूरोप से लोग जो है कि नीचे से आते थे व्यापार करने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके, तब जाके भारत जैसे देशों में प्रवेश करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि यूरोप का देश भूमध्य सागर से एंट्री करता है, लाल सागर यानी स्वेज नहर से एंट्री करते हुए लाल सागर में प्रवेश करके और सीधे अरब सागर में एंट्री कर जाता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप के तट पे जो अटलांटिक वाला जोन है उसका चक्कर नहीं लगाता है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य ये बेरिंग जल संधि है, जो मैंने अभी आपको बताया। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। इट मीन्स कि लघु अंडमान और कार निकोबार को आपस में अलग कर देता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। जो डोवर जलडमरू मध्य होता है ये इंग्लिश चैनल जो लंदन मतलब यूनाइटेड किंगडम के पास होता है, वहीं पे नॉर्थ सी जो होता है उसको आपस में जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंगें भी बनाई जा रही हैं यहाँ पे। और पाक की खाड़ी जो होती है वो किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, जो श्रीलंका के पास है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। फारस की खाड़ी की बात करेंगे तो ये सीमा बनाती है मुख्य रूप से बहरीन, इराक, कुवैत से कतर, यूएई के बीच में। बोथनिया की खाड़ी की बात करेंगे तो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बैफिन की खाड़ी की बात करेंगे कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य अवस्थित है। कारपेंटेरिया की खाड़ी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। टोकिन की खाड़ी की बात करेंगे तो वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। तो अभी आपको लगेगा सर कि बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि बस एक बार आप इसे सुनते रहिए, एक बार आप इसको क्लास देख लीजिएगा, नोट्स अगर आपके पास हो तो नोट्स आप इसको पढ़ सकते हो, इस शॉर्ट नोट्स को। लेकिन उसके बाद जब आपको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा मैपिंग के माध्यम से, तो आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबल मंदेव जल संधि होती है। बास्फोरस जल संधि की बात करेंगे तो काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। लोम्बेक जल डमरू मध्य जो होता है ये इंडोनेशिया के बाली और लोम्बेक द्वीपों के मध्य स्थित है और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये वही लोम्बेक है जो अभी आपसे पूछा गया था, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक, ये पूरी तरीके से पूछा गया था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे नहरें। अब नहरों की जरा बात कर लेते हैं। देखिए यही सारे प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करोगे तो जो तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं लगभग 50 से 60 प्रश्न, वो फिर आप बार बार गलत करोगे। चाहे वो इतिहास के तथ्य हो, फैक्ट हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे साइंस, वो आपको रटने पड़ेंगे। और अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे तो इस समय आप केवल रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन में आपको बहुत सारी चीजें याद हो रही होंगी। अब जैसे स्वेज नहर की बात करेंगे तो ये किसको जोड़ती है? तो भाई लाल सागर और भूमध्य सागर को। अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्वेज नहर के निर्माण होने से मिस्र के पास जो है वहां से क्या हुआ कि अब यूरोपीय देशों से व्यापार करना आसान हो गया भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को। और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम नहर का मतलब जिसका निर्माण किया गया था। और आई थिंक इसका निर्माण मुझे जहां तक याद आ रहा है 1955 के आसपास किया गया था। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन जो युग्म है पोर्ट सईद और स्वेज, ध्यान देना पोर्ट सईद दक्षिणी पोर्ट पे होता है और स्वेज जो है कि आपका नॉर्थ वाले पार्ट में आता है। स्वेज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई, क्योंकि भारत जो है कि अब यूरोपीय देशों से दूरी कम हो गई, आराम से उससे कनेक्टिविटी उसकी मिल जाती है और वहां से अपना व्यापार अच्छा करता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक जो नहर है वो स्वेज नहर ही है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? लगभग 7000 किलोमीटर। जो हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूम कर जाते थे, अब हम डायरेक्ट यहां से एंट्री कर लेते हैं। पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो प्रमुख महासागरों को आपस में जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अंध का मतलब होता है अटलांटिक महासागर। ये आपके नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पनामा, एक छोटी सी कंट्री है, वहां पर एक पनामा नहर का निर्माण किया गया मैनमेड यानी कि कृत्रिम तरीके से। और दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे ऊपरी सिरा है कोलंबिया, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कैरिबियन सागर वगैरह है। तो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन को यहाँ पे जोड़ दिया गया। सू नहर की बात करेंगे तो सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। कील नहर की बात करेंगे तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है आपस में। लुडविस नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। लुडविस नहर
सॉल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में स्थित है, जो 1987 में अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा बनी थी। वोल्गा डॉन जो नहर है ये रूस में स्थित है, जो वहां की दो प्रमुख नदियों वोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है, इसलिए इसका नहर का नाम वोल्गा डॉन रख दिया गया। सफेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है, यानी ओनेगा झील को। और ओनेगा झील आपकी आर्कटिक ओशियन में गिरती है, यानी उत्तर की साइड में, नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ टू साउथ की तरफ स्थित झीलों का जो सही क्रम है, तो लेक मंजला मिलेगी, लेक टिम्सा मिलेगी, लेक विटर लेक मिलेगी और लेक लिटिल विटर लेक मिलेगी। अब ये क्या है दोस्तों, ये कौन सी बला है? तो जब आप स्वेज नहर के पॉइंट को देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्वेज पोर्ट और यहाँ मिलेगा पोर्ट साइड। तो इनके बीच में भी चार छोटी छोटी नहरें हैं, ये वही लिखी हुई है, ठीक है, ये वही लिखी गई है। अब आते हैं हम विश्व के कुछ प्रमुख बांधों की बात करेंगे। तो जैसे अगर हम विश्व के कुछ प्रमुख बांधों की बात कर लेते हैं, तो जैसे पराना नदी पर स्थित है एक इतेपू बांध। इतेपू बांध जो कि विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। किन दो देशों की सीमा पर, मतलब किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्राजील और पराग्वे। इट मीन्स कि साउथ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है, जियाओजू खाड़ी पर बनाया गया है। नदी और बांध की अब बात करेंगे, जैसे कोलोराडो नदी जो कि आपको मिलेगी उत्तरी अमेरिका में, तो इस पर हूवर या बोल्डर डैम भी कह सकते हो। दामोदर नदी जो कि भारत में, इसमें पंचेत हिल मिलेगा। नील नदी पे आसवान बांध मिलेगा। जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध मिलेगा। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और बात करेंगे करीबा की, जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, मानव निर्मित। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमऊ यानी जांगमू के बांध का निर्माण किया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका है, और इससे हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत परियोजना है वो प्रभावित हो रही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रमुख बांध ऐसे भी हैं और नदियां हैं, जैसे ग्रैंड कुली की बात करेंगे तो ये कोलंबिया में देखने को मिलेगा बांध। नूरेक की बात करेंगे तो ये बक्स में देखने को मिलेगा। काहिरा यानी कि काबूरा की बात करेंगे तो ये जाम्बेजी पे मिलेगा, काहिरा। अब आ जाइए प्रवाल भित्ति पर हम लोग बात करेंगे। देखिए इसी तरीके से सारे के सारे प्रश्न को बस आपको रटते हुए चलना है ताकि आपका याद हो जाए। बस यही सब प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछते हैं लोग। जैसे कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि कोरल रीफ क्या होता है, एक तरीके से जूज एंथली के रूप में जाना जाता है, जो समुद्र का पहला कह सकते हो कि उपभोक्ता माना जाता है, क्योंकि ये शैवाल पर निर्भर होता है। शैवाल अगर आपका उत्पादक है यानी कि वनस्पति है, तो इस पर निर्भर होने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कोरल होते हैं, कोरल रीफ होते हैं। और कोरल रीफ बहुत कलरफुल होते हैं, क्योंकि शैवालों के रंग से ये कलरफुल हो जाती हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण होता है सामान्यतः वो क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में होता है। और उष्ण कटिबंध का मतलब हो गया 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक। इट मीन्स कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा होता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश अच्छा पड़ता है, उसके बीच में ही इनका निर्माण होता है। तो किसी भी तट के किनारे, चाहे वो पश्चिमी तट हो चाहे वो पूर्वी तट हो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आपको सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। वहीं अगर आप भारत के पश्चिमी तट की बात करोगे तो लक्षद्वीप भी आपको क्या मिलेगा, प्रवाल भित्ति का समूह मिलेगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो प्रवाल भित्ति है ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है, इसलिए ये पोलर के साइड में नहीं मिलती है। अब जरा बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की, तो यहां से प्रश्न सीधा उठाया गया था आरओ के एग्जाम्स में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वींसलैंड के तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्रों में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और फिलीपींस में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। मतलब कि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनकी अपेक्षा प्रवाल भित्तियां बहुत अधिक मात्रा में जो जंतु संघ होते हैं उनका जो है कि भरण पोषण करते हैं और उन पर वो निर्भर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि अड्डू करके एक है प्रवाल द्वीप, ये किस महासागर में है? तो ये भारतीय महाद्वीप में आता है या भारतीय महासागर में, और यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है, यानी कि साउथ का सबसे पार्ट होता है। अब ये तो था आपका कुछ लोकेशन बेस्ड। अब हम चलेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के आधार पे, जहां मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और आप भी अच्छे से समझने का प्रयास करना। जैसे अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक की यानी वायुमंडल की। तो वायुमंडल से जो आपके प्रश्न बनेंगे, जैसे कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना होता है, और पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है क्या? नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 28%, फिर थर्ड नंबर पे आती है आर्गन,
ठीक है, आर्गन आती है जो कि 0.93% होती है, और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी CO2 जो कि 0.03% पाई जाती है। तो सबसे अधिक क्या पाएगी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चारों का क्रम आपको याद रहना चाहिए। वायुमंडल में स्थायी गैस है कौन सी, नाइट्रोजन, ये हमेशा स्थायी गैस रहती है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर अगर आप वायुमंडल में जा रहे हो तो विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे ये बहुत पुराना प्रश्न है, पूछा जाता था पहले। जैसे मान लो कि ये आपकी अगर एक पृथ्वी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, इसको चलो अर्थ मैंने बना दिया। तो सबसे ऊपर जब आप आओगे, सबसे ऊपर उठोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, ठीक है। इससे और ऊपर आओगे तो आपको यहाँ मिलेगा समताप मंडल। इससे और ऊपर अगर आपको आओगे तो यहाँ पे मिलेगा मध्य मंडल। इससे और ऊपर आओगे तो यहाँ मिलेगा आयन मंडल, और उससे और ऊपर आओगे तो आपको मिलेगा बहिर्मंडल। तो इसीलिए ये क्रम है ऊपर की ओर। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को इंग्लिश में भी याद कर लेना दोस्तों कि किसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, किसको, ये सारी चीजें, क्योंकि अक्सर इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। इसको तो मीसोस्फीयर कहते हैं, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, एक होता है एक्सोस्फीयर जो बहिर्मंडल होता है। लेकिन इन दोनों को लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर की होती है। और समताप मंडल को क्या कहते हैं मैं अभी बता ही देता हूं आपको, नहीं तो कंफ्यूज रह जाओगे। इसको तो कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, और इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इसको कहते हैं मीसोस्फीयर, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, और बाकी सबसे लास्ट वाली होती है एक्सोस्फीयर होती है। और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की पृथ्वी की सतह से, तो ये लगभग 12 किलोमीटर होती है। सभी मौसमी जो परिघटनाएं जैसे वर्षा होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि होना, ये सभी तूफान वगैरह, ये सभी आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। जबकि समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श दशा माना जाता है, क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे कि अगर ओलावृष्टि होगी या कोई भी मौसमी परिघटना होगी, तो ऐसे में क्या होता है कि वायुयान जो होते हैं वो क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वो समताप मंडल में उड़ते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं। तो बस वो क्या करते हैं, शुरू के 5 मिनट 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करके सीधे समताप मंडल में एंट्री कर जाते हैं। और क्षोभ मंडल में कोई भी भूकंप आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ओजोन परत समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन कुछ ओजोन परत, हालांकि इसमें जो है कि 90% पाई जाती है, लेकिन कुछ ओजोन परत 10% आपको मिलेगी समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल में, और वो हमारे लिए नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि वो आपके प्रदूषणकारी के रूप में प्रयोग होने लगती है। तो ये चीज मैंने आपको साइंस में पढ़ाई भी होगी, बायोलॉजी में अगर, या एनवायरमेंट में अगर नहीं पढ़ाई होगी तो यहाँ आप समझ लीजिए कि हालांकि मैंने पढ़ाई है, मुझे याद है, एनवायरमेंट मैंने ये नोट्स बनाए थे तो प्रदूषण वाले में। तो ओजोन परत जो है आपकी पॉजिटिव भी होती है हमारे लिए, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन वो सुरक्षित करने वाली जो परत होती है वो समताप मंडल में होती है, जो कि पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन जो हमारे क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो कहीं ना कहीं विनाशकारी होती है, हमारे लिए प्रदूषणकारी होती है, जो केवल 10% होती है। ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है, और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले जो विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है। फिर आगे देखें कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है, यानी इसको हम O3 के रूप में जानते हैं, और इसका रंग सामान्यतः नीला होता है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण, परावर्तन, ये जो आयन मंडल से होता है, कहां से होता है, आयन मंडल से। क्योंकि जो हमारी रेडियो वेव्स जाती है, जैसे पृथ्वी पे जितने भी सैटेलाइट वगैरह काम करते हैं, तो ये जो रेडियो वेव्स यहाँ से हम भेजते हैं तो आयन मंडल में जाके टकराते हैं, और वहां से वो धनात्मक या ऋणात्मक, अर्थात कि वो आवेश को ग्रहण करते हैं, और वहां से फिर हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, वाईफाई हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गए, ये सारी चीजें कैसे चलती है। हम लोग क्यों कहते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क ना आने का मतलब कि आयन मंडल पे जो रेडियो तरंगे गई हैं वो वापस आते समय कहीं बैरियर में आ गई, बैरियर आ गया उनके बीच में, जैसे कि मौसम बदल गया, भूकंप आ गया, या बारिश होने लगी, अचानक चक्रवात आ गया, तो ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क्स भी काम नहीं करते हैं। इट मींस कि क्या हो गया, आयन मंडल से वापस जब रेडियो तरंगे रिटर्न हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई बाधा आ गई। और इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं जैसे ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है, उत्तरी ध्रुव प्रकाश होते हैं, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, जिसको हम लोग ऑरोरा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और अरोरा कहते हैं, जो पोलर के पास जो है कि यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो रंगीन चमक दिखती है प्रकाश की, उसी की हम बात कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे हमारा एक अगला चैप्टर शुरू होता है सूर्य तप। तो आज हमने काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर किया दोस्तों, तो अब हम इसको आज क्लास को होल्ड करेंगे और इसी तरीके की क्लास की अपडेट्स के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहां पे आपको अदर भी अपडेट्स मिलती रहती है और जहां पे डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं, अगर आप इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो यानी कि परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहिए और टेस्ट पेपर की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए, कल से हम लोग करेंगे।